नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। यूएसए और इजराइल ने यूएनएचआरसी से तोड़ा नाता। मानवाधिकारों के लिए काम करती है यूएनएचआरसी। 47 सदस्यों वाली संस्था है यूएनएचआरसी। एमपीसी की बैठक के आंकड़े हुए जारी। रेपो रेट में हुई कमी। 5 साल बाद आरबीआई ने रेपो रेट को घटाया। और सौर ऊर्जा में भारत ने रचा इतिहास। 100 गीगावाट क्षमता का आंकड़ा किया पार। बीते एक दशक में हुई है 3450% की वृद्धि। आइए शुरू करें। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने यूएनएचआरसी यानी यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को छोड़ने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था। उसके बाद यूएसए के नक्शे कदम पर चलते हुए इसके बेहद करीबी माने जाने वाले इजराइल ने भी यूएनएचआरसी को छोड़ने की बात कही। लेकिन इसके बाद यूएनएचआरसी की तरफ से बयान आया कि यूएसए तो यूएनएचआरसी का सदस्य ही नहीं है, तो कोई देश उस संस्था से अलग कैसे हो सकता है जिसकी मेंबरशिप ही उसके पास ना हो। दरअसल यूएसए 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक यूएनएचआरसी का सदस्य था। 1 जनवरी 2025 से यूएसए की एनएचआरसी में सदस्यता खत्म हो गई है। अब यूएसए भी यूएन के अन्य 193 देशों की तरह एक ऑब्जर्वर स्टेट है, तो इस तरह ऑब्जर्वर स्टेट किसी अंतर सरकारी संस्था को छोड़ने का दावा ही नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार सत्ता में आए थे तो उन्होंने जून 2018 में यूएसए को यूएनएचआरसी से बाहर कर लिया था। लेकिन फरवरी 2021 में जो बाइडेन प्रशासन ने वापस से काउंसिल को ज्वाइन करने की बात कही थी और जनवरी 2022 से यूएसए फिर से यूएनएचआरसी का सदस्य बन गया था। लेकिन ये मेंबरशिप 31 दिसंबर 2024 को खत्म हो गई थी। देखिए, यूएनएचआरसी जेनेवा में स्थित है। ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए मानवाधिकार से संबंधित मुद्दों से जुड़े किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए एक बहुपक्षीय मंच है। यूएनएचआरसी संयुक्त राष्ट्र के भीतर मानवाधिकारों के लिए जिम्मेदार मुख्य अंतर सरकारी निकाय है। इसे 2006 में यूएनजीए द्वारा स्थापित किया गया था। ये दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी बैठक साल में 3 बार होती है। काउंसिल एक मैकेनिज्म फॉलो करती है, जैसे कि हर 4 साल पर यूएन के 193 देशों का एग्जामिनेशन किया जाता है। इसमें इन देशों को बताना होता है कि वे मानवाधिकारों के लिए क्या क्या कर रहे हैं। कई बार काउंसिल कुछ देशों के लिए इन्वेस्टिगेटिव पैनल भी गठित करती है। इसके अलावा काउंसिल इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स भी नियुक्त करती है। यूएनएचआरसी में 47 सीट्स हैं। इन सीट्स को 6 रीजनल डिवीजन्स में बांटा गया है। इनके चुनाव हर साल गुप्त मतदान के जरिए होते हैं। जिस सदस्य देश को चुनाव के जरिए चुना जाता है उसका कार्यकाल 3 साल का होता है। यह सदस्यता लगातार 2 कार्यकाल तक सीमित है। इन सदस्यों का चुनाव जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है, जहां पर यूएन के 193 देशों में सबके वोट की वैल्यू बराबर है। आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक के आंकड़े जारी कर दिए हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में ये पहली एमपीसी बैठक थी। अनुमान के मुताबिक रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी गई है। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% से 6.25% कर दिया है। इससे पहले रेपो रेट में कमी साल 2020 में की गई थी। रेपो रेट से मतलब है उस दर से जिस पर आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों को सिक्योरिटीज के एवज में लोन देता है। ये रेट अल्पकालिक या शॉर्ट टर्म लोन के लिए होती है। इससे उधार लेने वालों को राहत मिलती है क्योंकि उनकी ईएमआई में कमी आ जाती है। वहीं एचडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6% रखी गई है। देखिए, एचडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को आरबीआई ने अप्रैल 2022 में ही लॉन्च किया था। इसकी सिफारिश जनवरी 2014 में उर्जित पटेल की अध्यक्षता में बनी समिति एक्सपर्ट कमिटी टू रिवाइज एंड स्ट्रेंथन द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के द्वारा की गई थी। 2018 में आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 17 में संशोधन किया गया। इसके बाद ही आरबीआई को इस इंस्ट्रूमेंट को लॉन्च करने की शक्ति मिली। एचडीएफ को सरप्लस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के मकसद से लाया गया है। दरअसल कई बार बैंक्स के पास जरूरत से ज्यादा धन हो जाता है, तब क्या करते हैं वो? तब वे रिवर्स रेपो रेट के जरिए आरबीआई में ये पैसा जमा कराते हैं। एचडीएफ एक तरह से रिवर्स रेपो रेट का रिप्लेसमेंट है। इसमें बैंक्स को आरबीआई के पास कोलैटरल जमा नहीं करानी होगी। एमपीसी के मुताबिक इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति में गिरावट आ रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में इसके और कम होने की उम्मीद है। इन्फ्लेशन का टारगेट है 4%, लेकिन एमपीसी ने 2025 में इन्फ्लेशन 4.8% और 2026 में 4.2% के करीब आंकी है। वहीं जीडीपी ग्रोथ रेट 6.7% के करीब अनुमानित है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बयान दिया है कि अर्थव्यवस्था को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत है।
आरबीआई का मैंडेट इन दोनों स्थितियों को सुनिश्चित करना है। साथ ही आरबीआई गवर्नर ने बैंक से रिक्वेस्ट की है कि वे फंड्स को आरबीआई के पास जमा न करा के उसे आपसी व्यापार के लिए इस्तेमाल करें। बैठक के दौरान भारतीय बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा बढ़ाने और धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक नए एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन बैंक.in की भी घोषणा की गई है। भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक माइलस्टोन अचीव किया है। दरअसल 31 जनवरी 2025 तक इंडिया ने सौर ऊर्जा क्षमता में 100.33 गीगावाट का आंकड़ा छू लिया। यह जानकारी भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। भारत की यह उपलब्धि गेम चेंजर साबित होगी। देखिए, भारत सरकार का टारगेट है कि 2030 तक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक हासिल करना है। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। इसकी क्षमता में हुई ये वृद्धि भारत के टारगेट को पूरा करने में बहुत मददगार साबित होगी। बीते दशक में इंडिया ने सौर ऊर्जा क्षमता में 3450% की वृद्धि की है। 2014 में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता महज 2.82 गीगावाट थी, जो कि 2025 में अब 100 गीगावाट के आंकड़े को पार कर गई है। इस दौरान भारत ने सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में भी बेहतर काम किया है। साल 2014 में भारत की सोलर मॉड्यूल के उत्पादन की कैपेसिटी महज 2 गीगावाट थी, जो कि 2024 में बढ़कर 60 गीगावाट हो गई है। आपको बता दें कि सौर ऊर्जा पृथ्वी पर मौजूद ऊर्जा का सबसे स्वच्छ और ज़्यादा मात्रा वाला संसाधन है। सौर ऊर्जा की जितनी मात्रा पृथ्वी पर 1 घंटे में पहुंचती है, उतनी मात्रा की ज़रूरत सभी मानवीय गतिविधियों के लिए 1 साल में होती है। भारत में साल भर में तकरीबन 300 दिन सनी डेज यानी खिली धूप वाले होते हैं। हर दिन प्रति वर्ग किलोमीटर पर 4 से 7 किलोवाट प्रति घंटे सूर्यातप हासिल होता है। यदि इस ऊर्जा का एफिशिएंटली दोहन कर लिया जाए तो भारत की ऊर्जा ज़रूरतों से आसानी से निपटा जा सकता है। साथ ही कार्बन उत्सर्जन की चिंता भी नहीं करनी होगी। भारत में इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है। वहीं गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में शामिल है। 8 से 10 फरवरी के बीच IAHC यानी इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन किया जा रहा है और 32वें सत्र की मेजबानी नोएडा स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज द्वारा की जाएगी। इसकी थीम रेंडरिंग ऑफ इंडियन एपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर रखी गई है। थीम का मतलब यह है कि हमारे महाकाव्यों में जो विभिन्न कलात्मक अभिव्यक्तियां हैं, उनको उजागर किया जाए। भारत में महाकाव्यों को परंपरागत रूप से काव्य कहा जाता है। भारत के 2 सबसे प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत हैं, जो कि संस्कृत में रचे गए थे, जिन्हें बाद में कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। इन महाकाव्यों की कहानियों को कई कलाओं में देखा गया, मंदिरों की नक्काशी में, पेंटिंग्स में, नाटक के तौर पर, संगीत में। IAHC के इस सत्र में इन्हीं टॉपिक्स पर डिस्कस किया जाएगा। IAHC को 21 अप्रैल 1992 को गठित किया गया था। इसका मुख्यालय गुवाहाटी में है। इस संस्था का मकसद है कि जो भी विद्यार्थी और स्कॉलर्स एंटीक ऑब्जेक्ट, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर के अध्ययन से जुड़े हैं, उन्हें एक एकेडमिक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाए। ये संस्था फाइन आर्ट से जुड़े विषयों पर अध्ययन भी करती है और उनसे जुड़े टॉपिक्स पर रिपोर्ट भी पब्लिश करती है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI एक प्रकार का स्कैनर है। यह मशीन इतनी बड़ी होती है कि इंसान के पूरे शरीर को उसमें फिट किया जा सकता है। यह शरीर के अंदर की तस्वीर लेने के लिए मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स का यूज करता है। इसमें शरीर की 3D डिटेल्स तस्वीर ली जाती है। इसका उपयोग बीमारी का पता लगाने और ट्रीटमेंट की मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नई दिल्ली में 15वीं विश्व फार्माकोपिया अंतर्राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन किया। इस बैठक का आयोजन भारतीय फार्माकोपिया आयोग और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से किया गया। बैठक में वैश्विक फार्माकोपिया लीडर्स, नियामक अधिकारियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने दवा मानकों पर चर्चा की और विश्व की फार्मेसी के रूप में भारत की भूमिका और उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया। आपको बता दें कि विश्व फार्माकोपिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक 2012 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई तरह के टैरिफ लगाने के चलते वैश्विक चर्चा में हैं, जिससे बेगर दाई नेबर शब्द चर्चा में आ गई। बेगर दाई नेबर नीति एक संरक्षणवादी कदम है जो कि एक देश को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाती। इसमें आयात पर टैरिफ लगाना, मुद्रा का अवमूल्यन करके निर्यात बढ़ाना जैसे कदम शामिल होते हैं। एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस में इन नीतियों की आलोचना की थी, क्योंकि ये एक देश को लाभ पहुंचाने के लिए अन्य देशों को नुकसान पहुंचाती है। जबकि इस नीति के समर्थकों का मानना है कि ये नीतियां घरेलू उद्योगों और रोजगार को बचाती हैं, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा और नए उद्योगों को।
हाशिमपुरा नरसंहार के दोषियों ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में फरलो के नियम के खिलाफ याचिका दायर की। फरलो और पैरोल दोनों जेल नियमों के तहत अस्थायी रिहाई हैं। फरलो इसमें सजा जारी रहती है, लेकिन आरोपी को निश्चित समय के लिए रिहा किया जाता है या लंबी सजा में दी जाती है ताकि कैदी सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते बनाए रख सके। पैरोल इसमें सजा निलंबित होती है और यह सामान्यतः तात्कालिक कारणों जैसे कि बीमारी या फसल की बुआई या किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक घटना आदि के लिए दी जाती है। जब कैदी को पैरोल दी जाती है तो उसकी सजा का समय कम नहीं होता। पैरोल संभागीय आयुक्त द्वारा दी जाती है, जबकि फरलो जेल के उप महानिरीक्षक द्वारा दी जाती है। पैरोल के लिए एक विशेष कारण की आवश्यकता होती है, जबकि फरलो का मतलब कारावास की मोनोटोनी या नीरसता को तोड़ना होता है। इसके लिए किसी विशिष्ट कारण की आवश्यकता नहीं होती। पैरोल कई बार दी जा सकती है, जबकि फरलो के मामले में सीमाएं होती हैं। न्यूजीलैंड के माउंट तारानाकी को हाल ही में मानव का दर्जा दिया गया है। यह देश का तीसरा नेचुरल प्लेस है जिसे इस प्रकार का अधिकार मिला है। यह पर्वत एगमोंट नेशनल पार्क में स्थित है और इसे माउंट एगमोंट और माउंट तारानाकी दोनों नामों से जाना जाता है। यह एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है जो कि राख और लावा की परतों से बना है और दुनिया के सबसे सटीक आकार के ज्वालामुखी शंकुओं में से एक है। यह न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 8,261 फीट है। माउंट तारानाकी को माओरी लोग अपने पूर्वजों के रूप में मानते हैं। केंद्र सरकार ने प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स के भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए एक 19 सदस्यीय समिति गठित की है, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान करेंगे। इसमें स्वास्थ्य, उपभोक्ता मामले जैसे मंत्रालयों और उद्योग प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। यह समिति उपभोक्ताओं को सही जानकारी देने, नैतिक विज्ञापन प्रथाओं को बढ़ावा देने और मौजूदा विज्ञापनों तथा लेबलों की जांच कर नए दिशा निर्देश बनाएगी। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र ने हाल के वर्षों में तेजी से वृद्धि की है। पिछले 8 सालों में इस क्षेत्र ने 5.35% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की और 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया। यह क्षेत्र कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। OpenAI ने अपने AI चैटबॉट ChatGPT को बिना लॉगिन किए रियल टाइम वेब सर्च के लिए उपलब्ध कराया है। अब कोई भी उपयोगकर्ता chatgpt.com पर जाकर लेटेस्ट न्यूज, जानकारी आदि सीधे खोज सकता है। हालांकि स्मार्ट रिस्पॉन्स, फाइल अपलोड या इमेज बनाने जैसे एडवांस फीचर्स के लिए अकाउंट लॉगिन जरूरी होगा। इसके अलावा OpenAI ने डीप रिसर्च नामक एक प्रीमियम संस्करण भी पेश किया, जो इंटरनेट से टेक्स्ट, इमेज और PDF डेटा का विश्लेषण करके रिसर्च एनालिस्ट जैसी रिपोर्ट तैयार कर सकता है। फिलहाल डीप रिसर्च सीमित उपयोगकर्ताओं के लिए प्रीमियम सुविधा है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, खबरों में रहा माउंट तारानाकी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर म्यांमार? अगला सवाल है, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। UN के सभी 193 सदस्यों को इसकी सदस्यता हासिल होती है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने कौन से सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, ब्रुसेलोसिस बीमारी के लिए जिम्मेदार है बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस या फिर प्रोटोजोआ? सही जवाब है बैक्टीरिया, यानी कि विकल्प ए। और अगला सवाल था, खबरों में रहा प्रोजेक्ट 2025 संबंधित है USA में एक रिपब्लिक राष्ट्रपति को सत्ता में लाने से, USA में परिवर्तन लाने के लिए एक कंजर्वेटिव प्लान से, नासा के USA के आम नागरिकों को अंतरिक्ष में पर्यटन कराने के प्लान से, दुनिया के सभी देशों में लोकतंत्र स्थापित कराने के विचार से? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी USA में परिवर्तन लाने के लिए एक कंजर्वेटिव प्लान से। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।